नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। भारत ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 तंत्र के तहत कार्बन क्रेडिट्स के व्यापार के लिए विविध गतिविधियों को अंतिम रूप दिया। दक्षिण अफ्रीका ने 12 चीतों को भारत में स्थानांतरित किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों को उधार देने और उधार लेने के लिए मसौदा मानदंड जारी किए। भारत कॉरपोरेट ऋण बाजार की सहायता के लिए 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड स्थापित कर रहा है। भारत के निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दल के नाम और चुनाव चिन्ह पर निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेयर पद के चुनाव कराने का आदेश देते हुए कहा कि मनोनीत सदस्य मतदान नहीं कर सकते। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 तंत्र के तहत कार्बन क्रेडिट्स के व्यापार के लिए कई गतिविधियों को अंतिम रूप दिया है। केंद्र सरकार ने उभरती प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने और भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्त जुटाने के लिए अलग अलग गतिविधियों की एक सूची को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय निर्दिष्ट प्राधिकरण को अधिसूचित किया गया था। NDAIAPA को उन परियोजनाओं प्रकारों को तय करने का कार्य सौंपा गया है जो कि अनुच्छेद 6 तंत्र के तहत अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार में भागीदारी कर सकती हैं। पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 देशों को उनके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों यानी NDCs के तहत निर्धारित उत्सर्जन कटौती के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से एक दूसरे के साथ सहयोग करने की अनुमति देता है। इसके तहत अलग अलग देश जलवायु संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने में अन्य देशों की मदद करने में सक्षम हो जाते हैं। वे ऐसे देशों को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से अर्जित कार्बन क्रेडिट्स को हस्तांतरित करके उनके जलवायु संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता करते हैं। अनुच्छेद 6.2 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौतियों में व्यापार करने के लिए आधार निर्मित करता है। कार्बन ट्रेडिंग परमिट और क्रेडिट खरीदने और बेचने की बाजार आधारित प्रणाली है। ये परमिट धारक को कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने की अनुमति देता है। विद्युत उद्योग, ऑटोमोटिव आदि सहित विविध स्रोतों से उत्सर्जन की अनुमत मात्रा की समग्र सीमा निर्धारित की जाती है। इसके बाद सरकारें परमिट जारी करती हैं और यदि कोई कंपनी उनके स्वयं के कार्बन उत्सर्जन पर काफी हद तक अंकुश लगाती है तो वो नकदी के अलावा परमिट का व्यापार कर सकती है। कार्बन ट्रेडिंग औपचारिक रूप से 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के तहत शुरू की गई थी। आरंभ में 3 शीर्षकों के तहत 3 वर्षों के लिए 13 गतिविधियों को अंतिम रूप दिया गया है। इसमें शामिल है ग्रीन हाउस गैस शमन गतिविधियां जैसे कि भंडारण के साथ नवीकरणीय ऊर्जा, सौर तापीय ऊर्जा, अपतटीय पवन, हरित हाइड्रोजन, संपीड़ित बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, समुद्री तापीय ऊर्जा आदि। इसके अलावा वैकल्पिक सामग्री जैसे कि ग्रीन अमोनिया बनाने की प्रक्रिया 100% नवीकरणीय और कार्बन मुक्त है। इसके अलावा निराकरण कार्य के तहत कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज यानी CCUS। अगली खबर जैव विविधता से संबंधित है। दक्षिण अफ्रीका ने 12 चीतों को भारत में स्थानांतरित किया। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने चीते के भारत में पुनर्वास में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते का उद्देश्य चीतों के परस्पर संबद्ध आबादी समूह का विस्तार करना और भारत में इसके पूर्व पर्यावास में इसका पुनर्वास करवाना है। इन चीतों को दक्षिण अफ्रीका के फिंडा गेम रिजर्व, स्वालू कालाहारी रिजर्व, वाटरबर्ग बायोस्फीयर, क्वांडमे गेम रिजर्व और मापेसू गेम रिजर्व द्वारा उपलब्ध कराया गया है। ये चीते मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लाए गए चीतों के समूह में शामिल हो जाएंगे। अगले 8 से 10 वर्षों में प्रतिवर्ष 12 और चीतों को स्थानांतरित करने की योजना है। दक्षिण अफ्रीका चीते जैसी प्रतिष्ठित प्रजातियों की संस्थापक आबादी और इनकी रेंज विस्तार में सक्रिय भूमिका निभाता है। अत्यधिक शिकार और पर्यावास की क्षति के कारण चीते को 1952 से भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। भारत में चीतों का पुनर्वास प्रोजेक्ट चीता के तहत किया जा रहा है। ये बड़े जंगली मांसाहारी जीव की विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण परियोजना है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण इस परियोजना के लिए नोडल एजेंसी है। आपको बता दें कि चीता दुनिया का सबसे तेज स्तनपायी जानवर है। ये शुष्क वन, झाड़ीदार वन और सवाना घास के मैदानों की एक कीस्टोन प्रजाति है। कीस्टोन प्रजाति संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करने में मदद करती है। ये साइट्स के परिशिष्ट 1 के तहत संरक्षित है। IUCN लाल सूची श्रेणी के तहत अफ्रीकी चीता वल्नरेबल है और एशियाई चीता क्रिटिकली एंडेंजर्ड है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों को उधार देने और उधार लेने के लिए मसौदा मानदंड जारी किए। इस कदम का उद्देश्य सरकारी प्रतिभूति ऋण बाजार में व्यापक भागीदारी को सुगम बनाना है। मसौदा मानदंडों की कई मुख्य विशेषताएं हैं। इसके तहत पात्रता की बात करें तो केंद्र द्वारा जारी सरकारी प्रतिभूतियां GSL यानी सरकारी प्रतिभूति ऋण सौदे के तहत उधार देने और व्यापार करने के लिए पात्र हैं। इसमें ट्रेजरी बिल शामिल नहीं है। इसके विपरीत केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से जारी सरकारी प्रतिभूतियों का उपयोग GSL के तहत जमानत के रूप में किया जाएगा। इसके तहत पात्र प्रतिभागियों की बात करें तो रेपो लेन देन करने के लिए पात्र संस्थाएं तथा वे जिन्हें RBI ने अनुमोदित किया है वो सभी पात्र प्रतिभागी होंगे। इसकी अवधि न्यूनतम 1 दिन और अधिकतम 90 दिन होगी। एक GSL यानी कि सार्वजनिक प्रतिभूति ऋण लेन देन के तहत उधार ली गई प्रतिभूतियां उधारकर्ता के लिए वैधानिक तरलता अनुपात के लिए पात्र होंगी। GSEC केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी व्यापार योग्य लिखत हैं। ये सरकार के ऋण दायित्व को मान्यता प्रदान करती है। सरकारी प्रतिभूतियां अल्पावधि और दीर्घावधि वाली होती हैं। अल्पावधि प्रतिभूतियां सामान्य तौर पर 1 वर्ष से भी कम समय की परिपक्वता अवधि वाली होती हैं। इन्हें ट्रेजरी बिल कहा जाता है। दीर्घावधि प्रतिभूतियां आमतौर पर 1 वर्ष या उससे अधिक की परिपक्वता अवधि वाली होती हैं। इन्हें सरकारी बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां कहा जाता है। केंद्र सरकार T-बिल्स और बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां दोनों जारी करता है। राज्य सरकारें केवल बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां ही जारी करती हैं, जिन्हें राज्य विकास ऋण कहा जाता है। GSEC में व्यवहारिक रूप से डिफॉल्ट का कोई जोखिम नहीं होता है, इसलिए ये जोखिम मुक्त गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट कहलाती हैं। अन्य G सिक्योरिटीज में शामिल हैं नकद प्रबंधन बिल। इसे 2010 में प्रस्तुत किया गया था। इसे भारत सरकार के नकदी प्रवाह में अस्थायी असंतुलन को दूर करने के लिए लाया गया था। CBM में T-बिल्स की सामान्य विशेषताएं होती हैं, लेकिन ये 91 दिनों से कम की परिपक्वता अवधि के लिए जारी की जाती हैं। वहीं दूसरी हैं दिनांकित गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये ऐसी प्रतिभूतियां हैं जो निश्चित या अस्थायी कूपन से युक्त होती हैं। आमतौर पर दिनांकित प्रतिभूतियों की अवधि 5 से 40 वर्ष की होती है। भारत कॉरपोरेट ऋण बाजार की सहायता के लिए $4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड स्थापित कर रहा है। इस फंड का उद्देश्य दबाव की स्थिति में कॉरपोरेट ऋण बाजार को तरलता प्रदान करना है, साथ ही पैनिक सेलिंग को रोकने और ऋण मुक्ति को आसान बनाने में मदद करना है। पैनिक सेलिंग का मतलब है भावी मांग में कमी या बाजार मूल्य में गिरावट के भय से एक विशेष उत्पाद को ज्यादा मात्रा में बेचने से है। सरकार इस कोष के लिए 90% तक धन उपलब्ध कराएगी और शेष योगदान अन्य परिसंपत्ति प्रबंधक करेंगे। इसे भारतीय स्टेट बैंक की एक संस्था SBI म्यूचुअल फंड प्रशासित करेगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड निजी और सार्वजनिक निगम जारी करते हैं। इन्हें अलग अलग उद्देश्यों के लिए धन जुटाने के लिए जारी किया जाता है। उदाहरण के लिए नया कारखाना स्थापित करना, उपकरण खरीदना या फिर व्यवसाय को बढ़ाना। भारतीय कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार का आकार लगभग $471 बिलियन है। ये आकार मलेशिया, कोरिया और चीन जैसे अन्य प्रमुख उभरते एशियाई बाजारों की तुलना में छोटा है। कॉर्पोरेट ऋण बाजार के महत्व की बात करें तो ये लंबी अवधि के पूंजी निवेश और परिसंपत्ति निर्माण के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने में बैंकिंग प्रणाली के पूरक की भूमिका निभाता है। ये संस्थागत निवेशकों जैसे कि बीमा कंपनियों और भविष्य एवं पेंशन निधियों को दीर्घावधि वित्तीय परिसंपत्तियां प्रदान करता है। ये बुनियादी ढांचा क्षेत्र को वित्त का वैकल्पिक स्रोत प्रदान करता है। साथ ही कॉर्पोरेट ऋण बाजार लंबी अवधि के वित्त पोषण की लागत को कम कर सकता है। आपको बता दें कि कॉर्पोरेट ऋण द्वारा जो सामना की जाने वाली चुनौतियां हैं, उसके तहत खुदरा निवेशकों की भागीदारी कम बनी हुई है और बीमा कंपनियों जैसे घरेलू संस्थानों का वर्चस्व बरकरार है। ऐसे में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी करने से क्राउडिंग आउट की समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्राउडिंग आउट बेसिकली कॉर्पोरेट ऋण बाजार से सरकार द्वारा अधिक ऋण की प्राप्ति से है। इससे कंपनियों को ऋण के लिए बाह्य स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगला टॉपिक निर्वाचन आयोग से संबंधित है। भारत के निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दल के नाम और चुनाव चिन्ह पर निर्णय लिया। संविधान के अनुच्छेद 324 के साथ निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 ECI को राजनीतिक दलों को मान्यता देने और चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अधिकार देता है। इस आदेश की धारा 15 के तहत ECI किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिद्वंदी समूहों या वर्गों के बीच इस दल के नाम और चिन्ह के दावे को लेकर होने वाले विवादों का फैसला कर सकता है। सादिक अली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विवाद या विलय के मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए ECI के अधिकार को बरकरार रखा था। शीर्ष न्यायालय ने ऐसे निर्णय पर पहुंचने के लिए 3 परीक्षण निर्धारित किए थे: राजनीतिक दल के संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों का परीक्षण, राजनीतिक दल के संविधान का परीक्षण और बहुमत का परीक्षण।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A और निर्वाचक प्रतीक आदेश 1968 के अनुसार ECI किसी राजनीतिक दल को मान्यता देता है और उसे चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल चुनाव चिन्ह का उपयोग पूरे देश में सभी चुनावों में कर सकते हैं। कोई अन्य दल उस चिन्ह का उपयोग नहीं कर सकता है। वहीं राज्य स्तरीय दल इन आवंटित चुनाव चिन्ह का उपयोग संबंधित राज्य के भीतर ही कर सकते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार अपनी वरीयता के क्रम में उन 3 चुनाव चिन्हों का चयन कर सकते हैं। ये राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के चिन्हों से अलग होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन तीनों में से कोई एक चिन्ह आवंटित कर देता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेयर पद के चुनाव कराने का आदेश देते हुए कहा कि मनोनीत सदस्य मतदान नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 243R और दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 का उल्लेख करते हुए कहा कि दिल्ली नगर निगम के उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य मेयर के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं। शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा कि मनोनीत सदस्य डिप्टी मेयर और स्थायी समितियों के चुनाव में भी मतदान नहीं कर सकते हैं। मेयर शहरी स्थानीय निकायों का औपचारिक प्रमुख होता है, जबकि प्रशासनिक प्रमुख नगर आयुक्त होता है। 74वें संविधान संशोधन में मेयर के चुनाव के तरीके या कार्यकाल को निर्धारित नहीं किया गया है। अधिकतर राज्यों में मेयर का चुनाव नगर पार्षद करते हैं। नगर पार्षदों को प्रत्यक्ष रूप से शहरी मतदाता चुनते हैं। हालांकि कुछ राज्यों जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में मेयर को सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। हालांकि मेयर के कार्यकाल से जुड़े कई मुद्दे हैं। सबसे पहले बात करते हैं अल्पावधि के कार्यकाल की। कई रिपोर्ट्स के अनुसार अक्सर किसी निगम में मेयर का कार्यकाल 1 वर्ष से भी कम समय का होता है। शहरी प्रशासन में सुधार की आवश्यकता है। मेयर के पद को मजबूत करने के लिए, सामुदायिक सशक्तिकरण और स्थानीय नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए, राजनेताओं और स्थानीय अधिकारियों के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए। इसके अलावा कार्यकारी अधिकारों की कमी है। मेयर मुख्य रूप से नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। वास्तविक कार्यकारी शक्तियां सरकार द्वारा नियुक्त निगम आयुक्त को प्राप्त होती हैं। मेयर की सीमित कार्यकारी शक्तियों को शहरी प्रशासन में अक्षमता और कुप्रबंधन के प्रमुख कारणों के रूप में देखा जाता है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। नबाम रेबिया मामला। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नबाम रेबिया और वमांग फेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष अरुणाचल विधानसभा मामले को 7 न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित करने की आवश्यकता अभी नहीं है। रेबिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि विधानसभा अध्यक्ष को हटाने की याचिका पहले से लंबित है तो वो 10वीं अनुसूची के तहत विधायकों की निर्योग्यता पर फैसला नहीं ले सकता है। डिजिटल सर्विसेज एक्ट। अलग अलग टेक दिग्गजों ने यूरोपीय आयोग के डिजिटल सर्विसेज एक्ट के अनुपालन में अपनी एक्टिव यूजर्स की रिपोर्ट प्रकाशित की है। ये रिपोर्ट मासिक रूप से प्रकाशित की जाती है। डीएसए उस तरीके को विनियमित करता है जिसके माध्यम से मध्यवर्ती कंटेंट को मॉडरेट करते हैं और इस तरह से डीएसए पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। ये उस प्रक्रिया को सुगम बनाता है जिसके द्वारा प्लेटफॉर्म को अधिसूचित किया जाता है और इसके बाद अवैध कंटेंट पर कार्रवाई की जाती है। डीएसए के माध्यम से उपभोक्ताओं की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है और एक स्पष्ट जवाबदेही ढांचा स्थापित करता है। डीएसए नवाचार, समृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देता है। अगला टॉपिक है नेटवर्क योजना समूह एनपीजी। एनपीजी ने अपनी हालिया बैठक में कई रेल परियोजनाओं की सिफारिश की है। एनपीजी का गठन पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के संस्थागत ढांचे के तहत किया गया है। पीएम गति शक्ति एनएमपी के तहत एक त्रिस्तरीय संस्थागत व्यवस्था स्थापित की गई है। इसमें सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह, एनपीजी और तकनीकी सहायता इकाई शामिल है। एनपीजी में अवसंरचना से संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों का एक समूह होता है। इस समूह को एकीकृत योजना और प्रस्तावों के समेकन का कार्य सौंपा जाता है। ये पीएम गति शक्ति एनएमपी पर सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह की सहायता भी करता है। अगला टॉपिक है स्वदेशी पशुधन प्रजातियां पंजीकृत की गई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो करनाल ने प्रजातियों की 10 नई नस्लों को पंजीकृत किया है। इनमें शामिल है महाराष्ट्र की कथानी मवेशी, राजस्थान की सांचोरी मवेशी और मेघालय की मासीलम मवेशी। मासीलम मवेशी खासी और जयंतिया समुदायों द्वारा पाले जाते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की पूर्णाथी भैंस, राजस्थान की सोजत बकरी, राजस्थान की करौली बकरी, राजस्थान की गुजरी बकरी, झारखंड का बांदा सुअर, मणिपुर का मणिपुरी काला सुअर। मणिपुरी काले सुअर को इसके स्वादिष्ट मांस के लिए पसंद किया जाता है और मेघालय का वाघ चंबिल सुअर। वाघ चंबिल नस्ल अपने मांस के अनोखे स्वाद और सुगंध के लिए जानी जाती है।
पेंगोलिन। भारत में 2018 से 2022 के बीच लगभग 1000 से अधिक पेंगोलिन का अवैध शिकार किया गया है और तस्करी की गई है। पेंगोलिन विश्व स्तर पर सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाले जंगली स्तनधारियों में से एक है। पेंगोलिन एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो पूरे तरह से शल्कों से ढका होता है। ये शल्कों का इस्तेमाल स्वयं को बचाने के लिए करता है। इसका आहार है चींटियां, दीमक और इसीलिए इसे शल्कीय चींटीखोर भी कहा जाता है। पेंगोलिन एकांत प्रिय और मुख्य रूप से निशाचर जीव है। पेंगोलिन एक इकोसिस्टम इंजीनियर है जो मृदा के सर्कुलेशन में मदद करता है। पेंगोलिन को शल्क पारंपरिक दवाओं में इस्तेमाल करते हैं और इसी से इसको खतरा भी है और साथ ही इसके मांस का भी उपयोग किया जाता है। पेंगोलिन की 8 प्रजातियों में से 2 प्रजातियां भारत में हैं। भारतीय पेंगोलिन एंडेंजर्ड है जबकि चीनी पेंगोलिन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अगला टॉपिक है प्रदूषक भुगतान करें सिद्धांत। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन में अंतराल के लिए दिल्ली सरकार पर प्रदूषक भुगतान करे सिद्धांत के आधार पर जुर्माना लगाया है। इस सिद्धांत के अनुसार जो लोग प्रदूषण करते हैं उन्हें मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए इसे प्रबंधित करने की लागत वहन करनी चाहिए। इस सिद्धांत का उल्लेख पहली बार 1972 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के पर्यावरणीय नीतियों के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक पहलुओं से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धांतों में किया गया था। इस सिद्धांत को पहली बार स्पष्ट रूप से 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन में अपनाया गया था। अगला टॉपिक है वर्टिप्लेन X3 ड्रोन। एम्स ऋषिकेश ने आपात स्थिति में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों या छोटे अस्पतालों में दवाओं की आपूर्ति करने वाले ड्रोन की व्यवहार्यता का परीक्षण किया है। वर्टिप्लेन X3 सबसे तेज मेड इन इंडिया हाइब्रिड eVTOL यानी इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग ड्रोन है। इसकी अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 3 किलो की पेलोड क्षमता के साथ 100 किलोमीटर तक की दूरी कवर कर सकता है। इसे एक डीप टेक फर्म टेक ईगल ने बनाया है। इस ड्रोन में 2 प्रोपल्शन सिस्टम हैं। साथ ही इसमें एक हेलीकॉप्टर और एक हवाई जहाज की हाइब्रिड क्षमता है। इसका अनुप्रयोग स्वास्थ्य सेवा, रक्षा, समुद्री, हाइपरलोकल और ई-कॉमर्स के लिए कार्गो की डिलीवरी के लिए किया जा सकता है। अगला टॉपिक है न्यूरल नेटवर्क। हाल ही में चर्चा में रहे चैटबॉट, चैट जीपीटी और बार्ड की कार्यप्रणाली के पीछे न्यूरल नेटवर्क उत्तरदायी है। न्यूरल नेटवर्क एक तरह के मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। इन्हें मानव मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली के आधार पर तैयार किया गया है। वे आपस में जुड़े हुए नोड्स की परतों से बने हुए होते हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है। न्यूरॉन्स सूचना को संसाधित और प्रसारित करते हैं। वे बड़ी मात्रा में डिजिटल डेटा का विश्लेषण करके कौशल अर्जित करते हैं। उन्हें कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का उपयोग इमेज और पैटर्न को पहचानने या कंप्यूटर विजन के लिए किया जाता है। रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क आगामी परिणामों के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए डेटा सीरीज का उपयोग करता है। अगला टॉपिक है भारतपुड़ा। भारतपुड़ा नदी के तटीय पारिस्थितिकीय तंत्र की रक्षा के लिए उपाय किए जा रहे हैं। भारतपुड़ा केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसे मध्य केरल में नीला के रूप में भी संबोधित किया जाता है। ये नदी पश्चिमी घाट में अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है और अरब सागर में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं थुटापुड़ा, गायत्रीपुड़ा और कन्नड़ीपुड़ा। और आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। बात करते हैं पड़ोसी देश म्यांमार की। म्यांमार की राजधानी न्यापीडा है। भारत और म्यांमार ने एक आभासी बैठक में सीमा से संबंधित मुद्दों, कनेक्टिविटी परियोजनाओं आदि पर चर्चा की है। म्यांमार मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के पश्चिमी भाग में स्थित है। ये मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। ये चीन, लाओस, थाईलैंड, बांग्लादेश और भारत के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पटकाई रेंज, नागा हिल्स और चिन हिल्स भारत तथा म्यांमार के बीच की सीमा बनाते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट खाकाबो है और प्रमुख नदियां हैं इरावदी और साल्वीन। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए। और अगर ये कंटेंट और जानकारी आपको पसंद आ रही है तो और छात्रों के बीच में भी इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।